नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप सभी का। और आज की टॉप स्टोरी व्यूअर्स कानी कुर्सी की में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं, पंकजा मुंडे के भाई हैं, इनसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा मांग लिया और इन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है। कंफर्मेशन खुद देवेंद्र फडणवीस ने कर दी कि मैंने इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा दिया, मैंने राज्यपाल को आगे दे दिया। लेकिन इस्तीफा हुआ क्यों, इसकी असल कहानी धनंजय मुंडे नहीं बता रहे हैं। धनंजय मुंडे कह रहे हैं कि मैंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, जबकि उन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर्स ने खुलकर बता दिया कि एक बीड जिले के एक सरपंच की हत्या के मामले में धनंजय मुंडे के एक करीबी वाल्मीकि कराड का नाम सामने आने के बाद उन पर पहले से इस्तीफे का दबाव था। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि फडणवीस को उनका इस्तीफा मांगना पड़ा। आपको पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद आप बयान सुनिएगा। एक रिन्यूएबल कंपनी, एक एनर्जी कंपनी ने कहीं पर महाराष्ट्र में बीड जिले में एक संयंत्र लगाना था और वहां उससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने का एक घटनाक्रम शुरू होता है। उसमें ये आरोपी जो वाल्मीकि कराड है और इसके और सहयोगी थे, और इस फिरौती गैंग के आड़े आ जाते हैं वहां के सरपंच, जिनका नाम है संतोष देशमुख। और संतोष देशमुख को रास्ते से हटाने के लिए उनका अपहरण किया जाता है। फिर उनका कुछ देर के बाद शव बरामद हो जाता है। आरोप लगा वाल्मीकि कराड पर। पता चला उनके धनंजय मुंडे के साथ करीबी रिश्ते हैं और तस्वीरें भी इसके सामने आ गई और ये मामला कई महीनों से चल रहा है। लेकिन तब धनंजय मुंडे ये कहते थे कि अगर मुख्यमंत्री को ठीक लगेगा, अगर मुझसे कहते हैं त्यागपत्र देने के लिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर अचानक चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जशीट के कुछ हिस्से लीक हो जाते हैं और उसमें खास तौर पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित कर देने वाली हैं, जिसमें संतोष देशमुख को टॉर्चर करके हत्या करने की पूरा का पूरा सिलसिला जो है वो इन तस्वीरों के जरिए खुद ब खुद बयां होता है। और ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको पूरा ब्लर किए बिना दिखा भी नहीं सकते हैं। कैसे उनको निर्वस्त्र करके मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया, और तो और निर्वस्त्र करके उनके मुंह पर पेशाब तक किया गया। और ये सब कुछ ये वाल्मीकि कराड, इसके सहयोगी और लोगों ने मिलकर के किया। ये गिरफ्तार हो चुके हैं सब लोग, चार्जशीट हो चुकी है। लेकिन चार्जशीट से जब ये तस्वीरें लीक हुई, उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और फिर धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांग लिया गया। हालांकि वो मना कर रहे हैं कि इस प्रकरण से उनके इस्तीफे का कोई लेना देना है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं छगन भुजबल, उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, हालांकि आरोपी से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। अब इसमें 2-3 बातें करने लायक है। इसको फडणवीस सरकार की मजबूरी समझें या एक कड़ा फैसला लिया उन्होंने, इस नजर से इस घटनाक्रम को देखा जाना चाहिए। और एनसीपी अजीत पवार गुट के चूंकि ये हैं, तो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के रिश्तों में इस प्रकरण को लेकर के क्या कोई खटास आई है या अजीत पवार पूरी तरह ऑन बोर्ड थे, इस पर भी बात होगी। और खुद धनंजय मुंडे का अब पॉलिटिकल करियर आगे क्या दिखाई देता है, क्योंकि ये अजीत पवार के सबसे करीबी लोगों में शुमार होते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। मैं आपको 3-4 बयान सुनवा रहा हूं। मुख्यमंत्री ने जब इस्तीफे की बात बताई और उस पर रिएक्शन है आदित्य ठाकरे का, नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, और छगन भुजबल जिनके बारे में मैंने जिक्र किया। सुनिए। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। मैं अपोजिशन को गलत नहीं कहूंगा, मगर ये ऐसे जो इल्जाम कई बार जो लगाए जाते हैं, जिसमें जो है अगर वो आदमी का कितना उसमें जो दुष्कृत्य है उसमें उसका हाथ कितना है, उसका सपोर्ट कितना है, क्या है, कुछ भी तो मालूम नहीं है। और आज भी जो है कोर्ट में जो कागजात दाखिल किए गए हैं उसमें डायरेक्ट ऐसा कोई संबंध जो है धनंजय मुंडे के साथ नहीं दर्शाया गया है, मगर धनंजय मुंडे ने जो है अपने नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसका जो है हमारे पार्टी ने जो स्वागत है। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में, 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था, कानून की परिस्थिति बनी है, बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं
कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है, कैसा न्याय है, कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है? ये हम सारे नागरिकों का विषय है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि एक रेजिग्नेशन से कुछ होने वाला नहीं है। चार्जशीट अमेंड होनी चाहिए, इम्प्रोवाइज चार्जशीट आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारा मामला होना चाहिए। और सरकार को इतने देर ये सब करने को लगा है, इसका मतलब है सरकार गुनहगार को पीछे अपना छुपाने का काम करती है। महाराष्ट्र में गुनहगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है। जो मुख्यमंत्री ने नागपुर के अधिवेशन में जवाब दिया था वो सब झूठ दिया था। विधानसभा का भी दिशाभूल उन्होंने की थी, महाराष्ट्र की जनता की दिशाभूल की थी। ये स्पष्ट हो चुका है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री हैं, ऐसे मंत्रियों पे कब कार्रवाई करेंगे ये भी। नाना पटोले को मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष आपको बताया, करेक्शन वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है समीर जी कि अचानक इस्तीफा क्यों? मामला तो कई महीनों से चल रहा है, ये मांग तो कई महीनों से विपक्ष कर रहा था कि धनंजय मुंडे रिजाइन करें। देखिए, दो बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं महाराष्ट्र की राजनीति में, और दोनों घटनाएं अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के साथ जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले माणिकराव कोकाटे को सजा हो गई थी, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अभी सरकार के अंदर, कैबिनेट मंत्री एग्रीकल्चर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक है। उन्हें एक जालसाजी के मामले में कि गलत पेपर देकर जमीन कब्जाने का एक आरोप था, जिसपे उनको सजा हो गई थी 2 साल की लोअर कोर्ट से। देवेंद्र फडणवीस ने जब डिसीजन आया उसी दिन अजित पवार को फोन करके कहा कि भाई मंत्री का आप इस्तीफा करवाइए, उनको सजा हुई है। अजित पवार बारामती में थे, अजित पवार मुंबई पहुंचते हैं, दूसरे दिन सुबह देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं। देवेंद्र फडणवीस से कहते हैं कि वो अपील करेंगे हाईकोर्ट में, अगर राहत मिल जाएगी तो इस्तीफा नहीं करवाएंगे, अगर राहत नहीं मिलती तो इस्तीफा दे देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा उनके पास सिर्फ 7 दिन है, वो अपील करे, अगर राहत मिलती है तो मैं इस पर विचार करूंगा, वरना मैं उनसे इस्तीफा ले लूंगा। ठीक है, वो कोर्ट में गए, उनको राहत मिल गई इस मामले में। तो फिलहाल माणिकराव कोकाटे बचे हुए। अब धनंजय मुंडे का मामला आता है। धनंजय मुंडे का मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था। सिर्फ ये जो संतोष देशमुख की जो हत्या हुई है, वो हत्या तो अभी हुई है, उसके पहले से धनंजय मुंडे के बहुत टीम वर्क, मतलब ये जितने लोग अभी आरोपी बने, ये मुंडेस मेन का नाम से भीड़ में जाने जाते हैं। मुंडेस मेन मुंडेजमैन है। हाँ, मुंडेजमैन के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। अब इसके अंदर वाल्मीकि कराड़ हो, इसके अंदर सुदर्शन घुले हो, इसके अंदर प्रतीक घुले हो, ये सब इसकी टीम है धनंजय मुंडे की। और वहां धनंजय मुंडे का जो व्यवसाय चलता है, मतलब बिजनेस का, कोई भी इंडस्ट्री आएगी, कोई भी जमीन का सौदा होगा, कुछ भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, तो वो धनंजय मुंडे के कहने पर वहां पूरा साम्राज्य चलता है बीड के अंदर। और अभी आप देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहां से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के जो सांसद बने हैं मनोहर सोनवणे, उन्होंने चुनाव के पहले आरोप लगाया था कि किस तरीके से ये तबका, जो लोग अभी गिरफ्तार हो, इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये लोग वहां किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोट न करने देने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय भी ये सुर्खियों में आए थे। मोटी बात, संतोष देशमुख के ये जितने भी हत्या के आरोपी हैं, इनका धनंजय मुंडे से रिश्ता जग जाहिर है। ये तो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस पार्टनर था, बताया जा रहा है। ये जो कराड़ है, वाल्मीकि कराड़, ये तो मेरा सवाल ये था सर कि अब इस्तीफा क्यों हुआ? देखिए, एसआईटी गठित हो गई थी। एसआईटी गठित होने के बाद जो एसआईटी में जो जानकारी निकली और जो रिपोर्ट सौंपी गई है, वो लीक हो गई। 1 तारीख को पेपर सबमिट किए थे और कल उसके पेपर वीडियो जारी हो गए, मतलब लीक हो गए। अब ये किसने लीक किया, एसआईटी की जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, ये एक रहस्य बना हुआ है। वीडियो जारी हो गए, वीडियो कॉल जारी हो गए। कहीं धनंजय मुंडे का नाम है? धनंजय मुंडे का नाम सीधे नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि साहेब देख लेंगे, साहेब देख लेंगे। अब साहेब कौन है? तो साहेब धनंजय मुंडे का ये आरोपी कह रहे हैं, हम आरोपी कह रहे हैं कि एक जगह साहेब का जिक्र है कि साहेब से, मतलब मराठी में वो कह रहा है कि साहेब मैनेज कर लेंगे चीजों को, कुछ होगा तो साहेब देख लेंगे। अब साहेब कौन है? वो साहेब किसके बारे में कह रहा है? धनंजय मुंडे कहते हैं कि अगर कुछ मामला है, दोषियों को कार्रवाई हो, मेरा उससे कोई धनंजय मुंडे का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि वो धनंजय का बेहद करीबी आदमी है और भीड़ का चूंकि ये मामला और अभी जातिगत मामला हो गया है, ओके, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है और विपक्ष कह रहा है कि ये साहेब ये हैं। बिल्कुल। अब मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है कि कैसे देखें इसको? ये मजबूरी बन गया था देवेंद्र फडणवीस के लिए इनका इस्तीफा मांगना, या देवेंद्र फडणवीस ने एक सख्त कार्रवाई की है? नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई की। देवेंद्र फडणवीस के लिए कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं किसी को बचाना। देवेंद्र फडणवीस ने अपने पार्टी के नेताओं को बचाते इस मामले में। और 2014 से अगर 2019 का कार्यकाल देखेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का जब जमीन भूखंड में नाम आया तो इस्तीफा ले लिया उनका। आज उनकी बेटी केंद्र में मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है वो,
एक नाथ खड़से का इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस ने लिया, जमीन के मामले में नाम आया। ठीक है। देवेंद्र ने कहा भाई इस्तीफा दीजिए, आप क्लीन होकर निकलेंगे, आप फिर मंत्री बन जाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस का जो प्रशासन 2014 से 2019 तक का रहा है कि किसी भी तरह के मैं दागी लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अब आप कैबिनेट में हो तो आपको साफ सुथरी सभी का रहना चाहिए। आरोप लगा, इस्तीफा दो, जांच का सामना करो, क्लीन निकलोगे, फिर मंत्रिमंडल में स्वागत है। ठीक है, ठीक। हर्षवर्धन जी, कैसे देखा जाए इसको? एनडीए सरकार का एक बड़ा विकेट गिरा है महाराष्ट्र के अंदर, अभी नई नई ताजी सरकार बनी है महायुति का, एक दाग लगा, उसको धोने की कोशिश है या कुछ और? देखिए, इसको मैं सिर्फ एक तरह से देखता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो राजनीति करना चाहते हैं उस राजनीति से वो जरा सा भी डेविएशन नहीं लेने वाले हैं। ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। ये तब साबित हो गया था जब शरद पवार से वो लड़ाई लड़ रहे थे, नवाब मलिक को जेल जाना पड़ा था, महाराष्ट्र के हर राजनीतिक ठिकाने को देवेंद्र फडणवीस ने ध्वस्त किया, उनके विरोधियों ने आपस में हाथ मिला लिया, चाहे वो बीजेपी के भीतर के रहे हों या फिर उनके सहयोगी को, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश की। उससे उबर कर देवेंद्र फडणवीस यहां आए। जब 2.5 वर्ष के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेनी पड़ी थी तो वो उनके जीवन के द्वंद्व का सबसे खतरनाक दौर था, जहां उनको नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कहां ले जाकर पटकेंगे। अब इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि ये चार्जशीट आकर लीक हो गई। इसका मतलब ये हुआ ना कि पुलिस जो चार्जशीट तैयार कर रही थी उसने रंच मात्र दबाव महसूस नहीं किया। अगर दबाव महसूस किया होता तो वो 4 बर्बर पाशविक फोटोज चार्जशीट का हिस्सा क्यों होते? इसका मतलब कि वो साफ था कि जो कार्रवाई होनी, धनंजय मुंडे बिल्कुल तैयार नहीं थे, उन्होंने सब करके देख लिया, लेकिन बाकायदा सदन में और उसके बाद बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बीड में सरपंच की हत्या का जो भी दोषी होगा, जितना भी बड़ा होगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जब एसआईटी उन्होंने उसका ऐलान किया था तो उस वक्त ही कहा था कि इसका मैंडेट ये सिर्फ ये नहीं कि जांच कर ले, इसका मैंडेट है कि जो भी इसके आरोपी दोषी हैं वो पकड़े जाए और उनको हम भेजें। देखिए, अभी तक जो पब्लिक डोमेन में था कि अच्छा साहब एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हत्या करने का किसी की, और उसकी एक बड़े आदमी के साथ तस्वीर फोटो निकली हुई, वो दुनिया ने देखी। फिर लोगों ने कहा कि चलो ये तो बिजनेस पार्टनर है, लेकिन अगर चलो उसने कोई गुनाह करा भी है तो भाई धनंजय मुंडे को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या ये जांच की आंच धनंजय मुंडे तक पहुंच रही है और अब उनको बचाना मुश्किल था, इसीलिए इस्तीफा हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो एक कि अगर इतने नजदीकी रिश्ते हैं तो भैया 2 करोड़ की वसूली उस रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी वाले से क्यों करना चाह रहे थे? असली मसला तो ये है ना। और अगर बीड में वसूली चल रही है, अगर मंत्री का इतना नजदीकी आदमी उस वसूली को लेने में इन्वॉल्व बताया जा रहा है, उसका इस तरह से बर्बर तरीके से एक सरपंच की हत्या हो जा रही है, तो आंच कितनी पहुंचेगी वो अलग सवाल है। लेकिन क्या सरकार का भी कोई दायित्व तो होता है कि नहीं? आप मक्खी सामने पड़ गई उसके बाद भी निकल जाएंगे? मक्खी को निकालकर फेंकना ही पड़ेगा। और भले ही नैतिकता आज के समय में कुछ न रह गई हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का यह निर्णय महाराष्ट्र की राजनीति, जो लोग साफ सुथरी होने की उम्मीद जता रहे हैं, उनको थोड़ा नैतिकता का तो सवाल ही नहीं है। नैतिकता की बात होती तो धनंजय मुंडे कहे ना मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। वो तो कह रहे मेरी तबीयत खराब है, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया। कि धनंजय मुंडे पालक मंत्री है, वहां के बीड के गार्जियन मिनिस्टर है, वो उनके पास उसकी जिम्मेदारी। अब सर जांच देखिए कहां तक जाती है, लेकिन मुझे सर पूरा वो उसकी पृष्ठभूमि याद नहीं है, लेकिन केंद्र में मोदी जी की पहली सरकार में कोई मामला हुआ, विपक्ष ने मांग की इस्तीफे की किसी की, तो राजनाथ जी का बयान था कि यूपीए सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है, इस्तीफे नहीं होते, इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं। और हुआ भी नहीं इस्तीफा, ना उस मंत्री का हुआ इस्तीफा जिनके बारे में मांग की गई, वो अब इसमें विश्व में मतलब दुनिया में नहीं है। और उसके बाद टेनी वाला मामला हमारे सामने है, जब उनके बेटे ने उनका तो डिपार्टमेंट भी नहीं बदला गया, इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, वो उसी महकमे में रहे। तो क्रेडिट तो क्या देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट देना चाहिए इस मामले में? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट। लेकिन राजनीति जो है, देखिए देवेंद्र फडणवीस भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस वर्तमान में तो वो जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी दोबारा बने हैं और इतना अच्छा मैंडेट लेके आए हैं, उनके नेतृत्व में महायुति को मैंडेट मिला है। अब वो आगे की राजनीति कर रहे हैं, और आगे की राजनीति के लिए देवेंद्र फडणवीस, आप याद करिए 2012 और 11-12 के नरेंद्र मोदी वाली राजनीति कर रहे हैं। वो एक मॉडल राजनीति देश को देना चाहते हैं भविष्य के लिए। 2029 की लड़ाई है ये, और इसलिए वो ऐसा कोई चूक नहीं करेंगे जिससे उनकी छवि पर किसी तरह का दाग लगे। जैसे मोदी जी जब 2012 का चुनाव जीते थे गुजरात का, और उन्होंने आगे की तैयारी शुरू की थी, तो वो बहुत फूंक फूंक के कदम रखते थे सारी चीज़ें, और अपनी छवि पर उन्होंने कोई दाग नहीं लगने दिया। उसी तरह देवेंद्र फडणवीस अब हर तरह से ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनकी छवि बढ़े
और उनकी छवि पर किसी तरह का कोई सवाल न उठे। और धनंजय मुंडे का इस्तीफा उसी की एक कड़ी है। और धनंजय मुंडे वैसे भी एनसीपी के नेता हैं, वो वैसे भी देवेंद्र फडणवीस की आँख की किरकिरी पहले भी रहे हैं। जब आप याद करिए, जब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी रात में 5 बजे सुबह और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया था, तो सबसे पहले पाला बदल शरद पवार के पास जाने वालों धनंजय मुंडे थे। आना इनको भी अजीत पवार के साथ नहीं आए थे, लेकिन वो चले गए थे शरद पवार के साथ बैठ के। तो वो सब पुराना इतिहास भी है और वो कभी देवेंद्र फडणवीस की गुड बुक में नहीं रहे हैं। तो मौका है, राजनीति में मौके का। देवेंद्र फडणवीस एक सख्त प्रशासक, देवेंद्र फडणवीस सबसे करीबी धनंजय मुंडे थे, भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए थे उसको। राजनीति इसको यूं भी समझिए, भाजपा में आए थे ना वो, तब आए थे संदर्भ के लिए। मुंडे से जब झगड़ा हुआ अपने चाचा से, तो देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा में उनको लेकर आए थे और एमएलसी बनाया, विधान परिषद का उनको प्रभारी तो इतिहास है ना। हाँ, मतलब इतिहास में अभी भी देवेंद्र के करीबी है वो, ऐसा नहीं समीकरण है। बदलते अभी हैं का संदर्भ जी, बोल देते हैं। देवेंद्र जी के बहुत करीबी है अभी, भले ही वो बिल्कुल धनंजय मुंडे इसको देवेंद्र के संदर्भ से करीबी रहे। समझिए। सबसे पहले तो वही गए थे शरद पवार के पास, छोड़ पाला ठीक बदल है, करके। वो ठीक कैसे है? इसका मतलब अगर देवेंद्र फडणवीस इतने करीबी थे देखिए, वो तो राजनीतिक उनको वहां रहना मजबूरियां चाहिए था। मैं एक मिनट, थोड़ा सा वो संदर्भ ध्यान में आ जाए। पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे भाई बहन है, लेकिन चचेरे हैं। गोपीनाथ मुंडे की विरासत भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता धनंजय मुंडे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अपनी बिटिया को आगे बढ़ाने के लिए गोपीनाथ मुंडे जी की ये पसंद थे। अपनी बेटी आ गई, धनंजय मुंडे पीछे छूटे। धनंजय मुंडे भले चले गए वहां, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बहुत नजदीकी थे। अभी भी ये सरकार एमएलसी बनाया उनको, खुद बनाया। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो एक झगड़ा दूसरा था जिसको हम लोग देखते हैं कि पंकजा मुंडे अक्सर जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ बोलती हैं, वो भी एक वजह है, क्योंकि वो धनंजय। अच्छा, इसमें अजीत पवार से रिएक्शन लेने की कोशिश की गई, क्योंकि उनकी ही पार्टी के कोटे से मंत्री हैं ये, और उन्होंने कुछ कहने से मना कर दिया। सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। अब इस पूरे मामले पे इस्तीफा मांगे जाने से अजीत पवार नाराज हैं या ऑन बोर्ड हैं? देखिए, अजीत पवार के चेहरे में जो है वो हंसी नहीं है जो कल थी, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, खिलखिला रहे थे, याद खिलखिला रहे थे। आज उनका तनाव स्पष्ट दिख रहा है। इसका मतलब इस फैसले को लेकर उनके अंदर बहुत जबरदस्त उथल पुथल है। क्या नहीं चाहते थे ये? नहीं, बिल्कुल अजीत पवार नहीं चाहते थे। माणिकराव कोकाटे को भी उन्होंने बचाया पहुंच के कि भाई अभी इसको समय दो, वो कोर्ट में अपील कर रहे हैं, उन्हें अगर राहत मिल जाएगी तो आप इस्तीफा मत लेना। उन्होंने पूरी कोशिश की, प्रफुल्ल पटेल ने पूरी कोशिश की, सुनील तटकरे ने पूरी कोशिश की कि धनंजय मुंडे बचे। देखिए, धनंजय मुंडे एक बड़े बिड़के नेता है, और अगर आज वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीति को स्टेब्लिश किया तो धनंजय मुंडे की बड़ी भूमिका रही है, और शरद पवार के भी बहुत भरोसेमंद रहे। तो अजीत पवार को लग रहा होगा कल ऐसा ना हो कि मतलब ये नकारात्मक मैसेज जाए और वो कल पाला बदल दे। फडणवीस ने अजीत पवार की असहमति के बावजूद बिल्कुल इस्तीफा बिल्कुल, लिया। वो इसमें किसी का नहीं ये सुनेंगे। क्लियर होना जरूरी था। अब महाराष्ट्र का ही आपको एक दूसरा प्रकरण में बता देता हूं, इतना गंभीर नहीं है लेकिन फिर भी औरंगजेब फिर एक बार चर्चा में आ गया है। औरंगजेब की औरंगाबाद में अब सर क्या संभाजीनगर में, वहां उसका मकबरा है, वहां बहुत से लोग जाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, दुआ भी करते हैं, सब करते हैं। अब औरंगजेब को देश का जो सबसे बड़ा जो अधिकांश लोग हैं, खास करके हिंदू समाज, वो इसको उसका एक बड़ा हिस्सा विलेन के तौर पर देखता है। इसने हमारे मंदिर तोड़े थे, इसने सिख गुरुओं की हत्याएं करवाई थी, वगैरह वगैरह। इसने शिवाजी महाराज के साथ क्या किया था, उसने जंग लड़ी थी, सब चीज़ें। और महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज हैं और तो महाराष्ट्र है, और औरंगजेब तो ये तो इतिहास का हिस्सा है। अब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने इनकी शान में, औरंगजेब की शान में कुछ बातें कह दी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब तो एक महान शासक था, औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया, अगर उसने मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी। औरंगजेब क्रूर नहीं था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था। औरंगजेब के शासन में भारत सोने की चिड़िया था। भारत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा जो है वो भारत के हिस्से में आता था। और अगर औरंगजेब इतना क्रूर था, क्रूरता करता था, तो कितने हिंदू बचते, ये अबू आजमी ने कहा। तो सबसे पहले रिएक्शन आया उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इसको जेल में डाला जाना चाहिए। हालांकि वो खुद सरकार में है। और एक दूसरे विधायक हैं, उन्होंने ये मांग कर दी कि अब वक्त आ गया है कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र से हटा दी जाए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी।
एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। संभाजी साहब क्या किया? अरे इसलिए लड़ाई जो सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपाही सारा मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अभी औरंगजेब का जो प्रेम उमड़ा है, इस पर क्या हो? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये इस देश का फ्रॉड सेकुलरिज्म कब तक इस देश की आत्मा को कुचलता रहेगा। औरंगजेब बाबर की निशानी क्यों होनी चाहिए भाई? ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार को तय करना चाहिए कि ऐसी कोई भी निशानी देश के किसी हिस्से में नहीं रहेगी। और जो लोग ये झूठ बोलते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि मुगल शासकों के समय में भारत बहुत बड़ा था, उससे बहुत पहले थोड़ा और पीछे जाइए तो भारत सोने की चिड़िया उस दौर में कहा जाता था। मुगल शासन के दौर में नहीं था। मुगल शासन के दौर में क्या था? अंग्रेजों के दौर में क्या था? हमारे रॉ मटेरियल, हमारे संसाधन का उपयोग करके वो अपने यहां करते थे। ये एक बताना जरूरी। लेकिन जो असली बात है, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या करने वाला कातिल, गुनहगार, क्रूर व्यक्ति था औरंगजेब। इतिहास में सब लिखा। और मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, क्या वहां मकबरा है? मैं कह रहा हूं, वो बार-बार क्यों होना चाहिए? वो तो हटा दें। बिल्कुल क्यों होना चाहिए? उस पर कोई भी मुसलमान जाएगा तो उसके ऊपर संदेह होगा या नहीं होगा? औरंगजेब और बाबर की निशानी इस देश में क्यों होनी चाहिए? हम अपने देश के मुसलमानों के प्रति और हिंदू मुसलमान का जो संदेह पैदा होता है वो इस तरह की घटनाओं से होता है। वरना अबू आजमी को और क्या जरूरत थी? अबू आजमी कह रहे हैं, इसका मतलब उनके जो समर्थक हैं वो औरंगजेब के समर्थक हैं। औरंगजेब को कोई सेकुलर बता देता है, और इतने ही सेकुलर थे तो काहे को मंदिर काट काट के सारा मस्जिद बनाई थी? मकबरा हटे वहां से? नहीं, मैं नहीं मकबरा हटे। इतिहास में आप सारी चीज़ें, अब औरंगजेब के मरे हुए कितना साल हो गए, मकबरा हटा के आप क्या करेंगे? देखिए, औरंगजेब के बारे में सबकी राय अलग अलग हो सकती है और संविधान सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। अगर किसी की राय औरंगजेब के बारे में खलनायक की है तो कोई कुछ भी कह सकता है, इसमें कौन सा अपराध हो गया? रावण के बारे में आज इस देश में बहुत सारे लोग, दक्षिण भारत में रावण की पूजा होती थी, तो क्या आपने तमिलनाडु को अलग कर दिया क्या? जो बोला सो बोला, वो उसकी राय खत्म, आगे बढ़िए। अब बीएन पांडे की किताब है। बीएन पांडे इस देश के बहुत बड़े विद्वान थे, आपके प्रयागराज के ही थे, जहाँ के हमारे हर्षवर्धन जी इलाहाबाद के ही थे, उड़ीसा के राज्यपाल रहे। उनकी किताब है, रिसर्च है कि औरंगजेब ने चित्रकूट के मंदिरों को कितना दान दिया। तो बीएन पांडे ने लिखा, बीएन पांडे को हटा दीजिए। सवाल है इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का समय नहीं है। मैं आपसे एक शॉर्ट कमेंट ये जानना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के समाज में और नेताओं में, पॉलिटिक्स में औरंगजेब का किरदार कैसे देखा जाता है? अगर आप देखोगे, जो राष्ट्रवादी लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के अगर लोग देखेंगे तो वो तो मानते हैं कि भाई औरंगजेब का यहाँ पर किसी भी तरह की कोई निशानी नहीं होना चाहिए, और मानते हैं कि भाई इसके कारण हिंदुस्तान को कितना नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में। अब अबू आजमी जो है तो मानपुर से विधायक है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अबू आजमी दरअसल उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं। चुनाव की जो तैयारी अब शुरू हो रही है, उनको महाराष्ट्र से बहुत कंसर्न नहीं है, वो उत्तर प्रदेश को लेकर संदेश देना चाहते हैं। तो ये अबू आजमी वही है जो दाऊद इब्राहिम को कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने तो बंबई में बहुत रोजगार दिया था लोगों को। ये वही अबू असीम आजमी है जो दाऊद इब्राहिम को कहते हैं कि वो महाराष्ट्र में बहुत रोजगार देने वाले। ठीक है सर, सिर्फ एक लाइन, औरंगजेब की कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से कब्र होनी चाहिए? चलिए सब हटा दीजिए हिंदू मुसलमान, ऐसे व्यक्ति को क्यों बार बार इसकी चर्चा होनी? इसीलिए तो हो रही नहीं क्योंकि वो है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये महाराष्ट्र सरकार देखे कि वहां औरंगजेब का मकबरा हो या ना हो।